Hare Krishna friends, welcome to the part 6 video of this series of exporters Q&A। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन और आंसर्स रखते हैं जो प्रैक्टिकल एक्सपोर्टर्स हमको पूछते हैं। नॉर्मली स्टार्टअप्स या जो नए हैं जिनको बहुत ज़्यादा पता नहीं है एक्सपोर्ट्स के बारे में या शिपमेंट नहीं करते हैं, वो लोगों के माइंड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वॉल्यूम 6 वीडियो शुरू करते हैं। So, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई मोस्ट बैंक्स आर ऑफरिंग बिल डिस्काउंटिंग एज ए लोन। क्यों हमको एज ए लोन ऑफर किया जा रहा है, ये यहाँ पर प्रश्न है। सबसे पहले आपको समझना होगा बिल डिस्काउंटिंग क्या है, जो ऑलरेडी मैंने 1 to 20 वीडियो सीरीज में कवर किया हुआ है। अगर आपने वो चेक नहीं किया हुआ है तो आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कि आप बेसिक सीरीज पहले कंप्लीट करिए, फिर ये प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ये Q&A सेशन को आप अटेंड करिए। देखिए दोस्तों, बिल डिस्काउंटिंग ये है कि जो हम शिपमेंट करते हैं उसके जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते हैं, जैसे आपके इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फाइटो, बीएल वगैरह, जो बायर का रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्यूमेंट हम बैंक को देते हैं। तो आपका तुरंत पैसा तो आने वाला नहीं है। कब पैसा आएगा? जब आपका फॉरेन में डॉक्यूमेंट जाएगा, जो पेमेंट टर्म्स होगा, हो सकता है कि अगर उसमें यूजैंस हो, राइट, डीए में कुछ क्रेडिट दिया हो तो और भी समय लग सकता है। अगर बायर जो है वो लेट डॉक्यूमेंट क्लियर कराने जाए, वेसल को भी पहुंचने में देरी है, कंटेनर अभी फॉरेन कंट्री में पहुंचा नहीं है, तो हो सकता है भले डॉक्यूमेंट अर्ली पहुंच गए लेकिन बायर जल्दी से डॉक्यूमेंट क्लियर कराने ना जाए और आपका पेमेंट डिले हो सकता है बैंकिंग टर्म्स में। तो यहां पर जो है बिल डिस्काउंटिंग एक ऐसा फैसिलिटेशन है कि बैंक यहां पर आपको थोड़ा अर्ली पैसा देने का एक सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, तो अर्ली पैसा आपको कैसे मिल सकता है कि बैंक को पता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी है, ठीक है, बायर को पैसा देना ही देना है। तो उस केस में बैंक क्या करता है? उस केस में बैंक जो है आपको फंड प्रोवाइड कर देता है, यानी कि आपको जो है ज्यादा वेट नहीं करना है, ठीक है, कि कब बायर पैसा देगा, राइट, कब बायर डॉक्यूमेंट क्लियर कराने जाएगा फिर मुझे पैसा मिलेगा, ये चिंता नहीं है। आपको कब पैसा मिल जाएगा? जब आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड हो गए हैं, वो आप बैंक को सबमिट कराओगे, तब आपको ये फंड्स जो है बैंक रिलीज कर देगा। आपका इनवॉइस अमाउंट का पूरा नहीं मिलेगा, उसमें से बैंक का कुछ परसेंटेज कट करके वो आपको रिलीज करेगा। अब यहां पर जो है लोगों को माइंड में क्वेश्चन ये है कि ये फंड हमको मिल जाना चाहिए, अब ये फंड हमको बैंक दे रहा है तो वो लोन के रूप में क्यों दे रहा है? वाई लोन? क्योंकि हमको बायर जो पैसा देगा उसमें से बैंक जो है ऑलरेडी कुछ परसेंटेज काट रहा है, ठीक है, हमको पैसा दे दो, और बायर से जो पैसा आ रहा है वो हम कहते हैं बैंक को रख लो, ठीक है, वो तो बैंक को में ही आएगा, बैंक रखेगा। लेकिन यहां पर वो एज ए लोन क्यों ऑफर किया जा रहा है? उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका रीजन ये है कि बिल डिस्काउंटिंग जो है वो बेसिकली 2 प्रकार का यहां पर होता है। आपको पूछना पड़ेगा बैंक से, जब आप अकाउंट ओपनिंग कराते हो या जब भी आप बिल डिस्काउंटिंग लेते हो, कि मेरे को विथ रिकोर्स बिल डिस्काउंटिंग आप दे रहे हो या विदाउट रिकोर्स। समझिए, 2 टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है विथ रिकोर्स और दूसरा होता है विदाउट रिकोर्स। अब जो विथ रिकोर्स होता है बिल डिस्काउंटिंग, उसमें बैंक जो है उसका जवाबदारी कुछ नहीं रहेगा, राइट, यानी कि बैंक जो है बिल डिस्काउंटिंग के अगेंस्ट में पैसा दे दी आपको एडवांस में, ठीक है, जब आपने डॉक्यूमेंट दे दिया उस टाइम पे, तो बैंक आपको पैसा वापिस मांग सकता है अगर बायर पैसा ना दे। हो सकता है बायर पैसा ना दे, ठीक है, बैंक ने तो आपको अपफ्रंट पैसा दे दिया लेकिन बायर ने अभी फंड रिलीज किया नहीं है, बायर डिफॉल्ट हो गया, कुछ इश्यू हो गया। हो सकता है कि बायर के अगेंस्ट में आपका सिक्योरिटी कवरेज हो, क्रेडिट इंश्योरेंस हो, ठीक है, लेकिन बैंक कुछ नहीं जानता। वो बैंक कहेगा आपने हमसे लोन उठाया था, हमने ये बिल डिस्काउंटिंग लोन के रूप में दिया था, अब आपका ईएमआई कटना शुरू। अब आपको जब भी क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, हम आपका इंटरेस्ट काटेंगे, आपके पास जब भी पैसा आवे आप लेके आओ, राइट, और अगर पैसा नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपका लोन चालू रहेगा, आपके ऊपर कर्जा है। काफी बार तो स्टार्टअप को बिल डिस्काउंटिंग, ये जो लोन वाला है जिसको हम विथ रिकोर्स बिल डिस्काउंटिंग कहते हैं, उसमें बैंक ऊपर से भी कुछ सिक्योरिटी मांगता है और मांग सकता है कि आप और भी कुछ सिक्योरिटी दो फिर हम आपको ये देंगे, यानी कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टार्टअप्स। हालांकि ऑलरेडी आपका यहां पर सिक्योरिटी के तौर पे बैंक को दिया गया है, क्या है, राइट, डॉक्यूमेंट्स। लेकिन बैंक यहां पर क्या कह रहा है
कि वी नेवर नो कि बायर आपको पैसा देगा कि नहीं देगा। हम आपको जो है विथ रिकोर्स अभी फंड रिलीज कर रहे हैं, विथ रिकोर्स बिल डिस्काउंटिंग दे रहे हैं, इसलिए हम ये पैसा आपसे रिटर्न मांग सकते हैं, इसलिए वो इसको लोन का रूप देते हैं। समझो, वाई लोन, बिल डिस्काउंटिंग में लोन क्यों, ये मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अब अगर आप चाहते हो कि बैंक जो है वो मेरे को लोन के रूप में बिल डिस्काउंटिंग ना दे, मैं डॉक्यूमेंट दूं और बैंक मुझे पैसा दे दे, फिर बायर से पैसा ले ले, अब ये बैंक की जवाबदारी है बायर से पैसे कैसे निकाले, या बैंक रिस्क ले, मैं नहीं रिस्क लेना चाहता, मैंने बैंक को डॉक्यूमेंट दे दिया, आई शुड गेट माई मनी। वो बिल डिस्काउंटिंग को कहते हैं विदाउट रिकोर्स बिल डिस्काउंट। कौन सा दोस्तों बिल डिस्काउंटिंग, वो है विदाउट रिकोर्स। तो विदाउट रिकोर्स जब आपको बिल डिस्काउंटिंग मिलता है, उसमें बैंक आपको लोन के रूप में पैसा नहीं देती, क्योंकि उसमें आपका रिस्क नहीं है, उसमें बैंक का रिस्क है। कल सवेरे बायर पैसा दे ना दे ये बैंक का देखना है, ये आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो आप जो है बैंक को ये पूछिएगा कि कभी मुझे विदाउट रिकोर्स आप मुझे बिल डिस्काउंटिंग कराओगे, क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि ये बैंक देती है, राइट, काफी एक्सपोर्टर को देती है, तो आप पूछिए कि कितना टर्नओवर के बाद आप मुझे देंगे, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट, ये बैंक को आप पूछिए, ठीक है, क्या क्या मुझे सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। तो बैंक गाइड कर सकता है आपको कि भाई आप क्रेडिट इंश्योरेंस लो, आप बायर का डीएनबी रिपोर्ट कराओ, और अगर बैंक को स्ट्रांग लगा पार्टी तो बैंक ये रिस्क ले सकता है, राइट। अगर ये बैंक ने आपको विदाउट रिकोर्स दे दिया तो फिर आपका ये बिल डिस्काउंटिंग लोन के रूप में नहीं होगा। तो ये चीज आप समझो, बिल डिस्काउंटिंग का अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो मुख्य दो रूप है, एक विद रिकोर्स बिल डिस्काउंटिंग है और विदाउट रिकोर्स बिल। जो हमको रिस्क फ्री बिल डिस्काउंटिंग का हम चर्चा कर रहे हैं, जो लेना चाहते हैं, वो है विदाउट रिकोर्स, ठीक है। विथ रिकोर्स में आपका ये सिनारियो होगा। तो चलिए फर्दर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, वो है व्हाट इज यूएई गोल्डन वीजा। देखिए दोस्तों, एक ही मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, भले ही आप क्लाइंट हैं, आप हमारे स्टूडेंट होंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न करने से बचे जो आप गूगल में इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगर आप गूगल करते कि यूएई गोल्डन वीजा क्या है, तो आपको 10 वीडियो मिल जाते या 10 आर्टिकल मिल जाते, तो आपको नॉलेज मिल जाता। तो प्रश्न आपको ऐसे पूछने चाहिए जहां पर आपका फर्स्ट लेवल रिसर्च होना चाहिए। आप पहले खुद तो रिसर्च करो, फिर क्वेश्चन पुट अप करो, तो इससे क्या होगा, आपकी मार्केट में रेप्यूटेशन भी बढ़ेगी, राइट। आप कहीं पर भी डिपार्टमेंट में जाते हो, बेसिक क्वेरीज पूछते हो, तो आपकी लेवल डाउन होती है, सीएचए के वहां पर, बायर के वहां पर, सप्लायर के वहां पर, कुछ चीजें अपनी तैयारी करके जानी होती है। फॉरेन में स्टडी में यही है, राइट। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन पढ़ के मेरे पास आए हैं, वो यही बताते हैं मुझे कि सर हमारे यहाँ पर फर्स्ट लेवल का स्टडी हमको खुद करना पड़ता है, फिर जो डाउट क्वेरी होती है वो हम जाके पूछते हैं। अगर आप हमारे वेदों की भी बात करें, जितने भी वेद आप उठा लो, महाभारत उठा लो, भगवत गीता उठा लो, भागवतम उठा लो, क्या है, सब प्रश्न जवाब है, राइट। लेकिन प्रश्न आप देख लो, राइट, जहां पर फर्स्ट लेवल का रिसर्च वो लोगों ने किया हुआ है, फिर क्वेश्चन आ रहे हैं। एनीवेज, राइट, मेरा तो ड्यूटी है, आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट टू रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर जो है फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इसके वीडियोस आर्टिकल चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पर और लॉजिकल इनपुट्स देने का मेरा कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यूएई में करंटली कुछ चैलेंजेस है सेटअप में, राइट। वो करंट चैलेंजेस क्या है कि अगर हम यहाँ पर सेटअप करते हैं तो हमको पार्शियल ओनरशिप मिलती है, यानी कि पूरी ओनरशिप हमको नहीं मिलती, ठीक है। ये गोल्डन वीजा के नियम आने से पहले, राइट, ये सेटअप के चैलेंजेस थे मुख्य। अब ये ओनरशिप जब हमको पार्शियल मिलती है तो हमको मजा नहीं आता बिजनेस करने में, राइट, क्योंकि वो पार्टनर हमको एक अमराती हमको पार्टनर रखना पड़ता है। यहां पर जो आपको वीजा मिलता है वो 2 साल के लिए मिलता है नॉर्मली। तो 2 साल के बाद क्या है, हमारा वीजा हमको रिन्यू कराना पड़ता है, और वो भी क्या है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें कुछ ऐसे भी सिनारियोज देखे हैं मैंने कि जहां पर थोड़ी छोटी मोटी बीमारी भी हो गई तो उसके वीजाज रिन्यू नहीं कराए गए, हालांकि उनका बिजनेस था, राइट। तो ये भी है कि एवरी 2 ईयर्स में फॉर्मेलिटी करो, सारा रिपोर्ट्स बताओ। अब यहां पर देखिए दोस्तों, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या हम फुल सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, आमतौर पर सिटीजनशिप किसी भी कंट्री का लेना एक लेंथी, टाइम टेकिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, और उससे भी बड़ा एक समस्या ये होता है कि हम इंडिया का नेशनलिटी खोने का डर रखते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, मल्टी पासपोर्ट आप कैरी करते हो, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मली हमको मल्टी पासपोर्ट
कैरी नहीं करने देता। नॉर्मली कहीं पर भी आप चेक कर लो टॉप के कंट्रीज में, तो मल्टी पासपोर्ट में दिक्कत है। ठीक है, तो सिटीजनशिप क्या होगा कि दूसरा कंट्री आपको दे देगा तो आपको एक कंट्री का सिटीजनशिप लूज करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि आप हर जगह पे रह नहीं सकते, राइट, हर जगह का फायदा नहीं ले सकते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये एक समस्या है। तो नॉर्मली हमको जो बेनिफिट चाहिए था वो ईयर्स एक्सपेंशन में चाहिए था दुबई से, कि आप हमारे ईयर्स थोड़े बढ़ा दो, और ओनरशिप का पार्शियल था वो हमको फुल ओनरशिप चाहिए था, और यहां पर प्रोसेस भी थोड़ा टीडियस था। तो यहां पर जो है यूएई बिजनेस सेटअप में गोल्डन वीजा के जरिए ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश किया गया है, जहां पर आपको 100% ओनरशिप मिलती है। आपको 10 साल के लिए वीजा कर दिया गया है, जो आपको प्रॉब्लम था 2 इयर्स का, 1 ईयर का, और यहां पर आपको ड्यूल सिटीजनशिप नहीं लेनी पड़ती क्योंकि आपका एक्सटेंड ऑफ ईयर्स कर दिया गया है। तो आपकी सिटीजनशिप इंडिया की बनी रहेगी, और यहां पर आप एवरी 10 इयर्स रिन्यू करा सकते हो, राइट, विच बिकम्स मोर इजियर प्रोसेस एंड फ्रेंडली प्रोसेस। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो आपके माइंड में आ सकते हैं, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप गूगल करिए, यूट्यूब करिए, फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए, राइट, मैं आपको हेल्प करने का कोशिश करूंगा। लेकिन फर्स्ट लेवल का स्टडी आप थोड़ा करिए, हैबिट डालिए, इससे आपको ही फायदा होगा। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब फर्दर क्वेश्चन आता है, व्हाट की प्रिकॉशंस डू वी नीड टू टेक व्हाइल सिलेक्टिंग एपेडा पैक्ड हाउस। देखिए दोस्तों, एपेडा पैक्ड हाउस की बात करें तो सबसे पहले तो एपेडा पैक्ड हाउस एग्री प्रोडक्ट्स में बहुत कम यूज में आएंगे। अब मैं अगर थोड़ा आपको इनसाइट्स बताऊं तो आमतौर पे मैंगोज में ये ज्यादा एपेडा पैक्ड हाउस का रोल प्ले होगा, जहां पर आपको पैक्ड हाउस में प्रोडक्ट आपको भेजना पड़ेगा एपेडा के, जहां पर पैकेजिंग होगा, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग होगा, राइट, और अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट होती है, जैसे हॉट वाटर होती है, इरिडिएशन ट्रीटमेंट होती है, जो फॉरेन कंट्री का डिमांड है उस हिसाब से प्रोसेस होता है। लेकिन मेजोरिटी प्रोडक्ट्स में आपको पैक्ड हाउस का चिंता नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको ऑनियन भेजना है तो आमतौर पे उसमें पैक्ड हाउस में बहुत कम जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हम अपनी तरीके से पैक करके भेज सकते हैं। वैसे मैंगो में भी हर कंट्री में नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में कोई नहीं मांगता पैक्ड हाउस, बहुत कम मांगते हैं कि पैक्ड हाउस से प्रोसेस कराओ हॉट वाटर वगैरह। ठीक है, तो ये सबसे पहले समझ लो कि हर एग्री प्रोडक्ट्स में आपको पैक्ड हाउस में जाने का जरूरत नहीं है, राइट। अब फिर भी आपको अगर ऐसा मैंडेटरी आ गया कि पैक्ड हाउस में जाना पड़े, फॉर एग्जांपल इफ यू आर एक्सपोर्टिंग मैंगोज टू कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर आपको पैक्ड हाउस मैंडेटरी लेना पड़ सकता है। अब देखिए दोस्तों, एपेडा पैक्ड हाउस क्या होता है कि ये एक प्रकार से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बना एक यूनिट है, जहां पर आपके एग्री प्रोडक्ट्स को बेसिकली अच्छी तरीके से पैकेजिंग किया जाता है जो एक्सपोर्ट फ्रेंडली हो। तो ये इनका मुख्य रोल होता है। ठीक है, नाम ही है उनका, आपको समझ में आ गया होगा, एपेडा पैक्ड हाउस। तो ये जो पैक्ड हाउस है, राइट, उसमें हमको मेजर प्रिकॉशंस की मैं बात करूं, जो मेजर कंप्लेंट्स क्लाइंट की आई हुई है वो ये है कि पैक्ड हाउस वाले सामान को बदल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो देयर आर चांसेस कि एपेडा पैक्ड हाउस में आपके प्रोडक्ट्स चेंज कर दिए जाएं, और ऐसा हुआ है कुछ लोगों के साथ, उनके कंप्लेंट्स आए हैं। देखिए दोस्तों, एक केस में बताना चाहूंगा मेरे क्लाइंट का, कि उनके रिलेटिव थे यूके में, ठीक है, क्लाइंट के, और मैंगोस चाहिए था, तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट था HWT का, तो वो कराया गया था पैक्ड हाउस में। अब पैक्ड हाउस में करा के जब उनको मैंगो भेजा बायर को, तो बायर ने मैंगो जो है वो खराब कंडीशन में रिसीव उनका हुआ। ठीक है, थोड़े मैंगोस खराब हो गए थे। अब जब उन्होंने फोटोग्राफ्स भेजे तो जो स्टूडेंट था मेरा क्लाइंट, उन्होंने बताया कि ये मेरे मैंगोज ही नहीं है, ये किसी और के मैंगोज है। ठीक है, और वहां पर जो है एक और उनको स्मॉल सैंपल कंसाइनमेंट मिला, वो जो एपेडा पैक्ड हाउस की कंपनी थी उनका था, और उनमें एक चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें लिखा था कि अगर मेरे मैंगोज बेहतर है ये फलाना कंपनी से, उसमें उस बच्चे की कंपनी का नाम भी लिखा था, अगर मेरे मैंगोज बेहतर हैं इनसे तो अब मेरे को ऑर्डर दो। और वो कंपनी पैक्ड हाउस से एफिलिएट थी, यानी कि आप समझ सकते हो कि पैक्ड हाउस वालों की कंपनी थी। अब जब पैक्ड हाउस वाले ही ऐसा करेंगे, राइट, हालांकि ये बात मुझे स्टूडेंट ने बताई और एक स्टूडेंट ने बताई, ऐसा नहीं है, ये केसेस मल्टीपल लोगों के साथ हुए हैं, जहां पर पैक्ड हाउस, हो सकता है कि पैक्ड हाउस के ओनर ऐसा ना करते हो, कोई उनका एम्प्लॉय करता हो या कुछ इश्यू हुआ हो,
तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसे कंडीशन में आपको सीसीटीवी फुटेज चेक करवाना चाहिए, ठीक है। और आप पहले से पैक्ड हाउस में विजिट करके उनको बता दीजिए कि मेरा जो मैंगो सॉर्टिंग ग्रेडिंग होगा वो सीसीटीवी फुटेज में आना चाहिए, राइट। ऐसे नहीं कि भाई उस टाइम पे सीसीटीवी बंद है या जो जगह पे आपका सॉर्टिंग ग्रेडिंग हो रहा है वहां पर सीसीटीवी नहीं है, राइट। यहां पर सीसीटीवी आप रखवाएं, चेक करें कि वही मैंगोज आपके जा रहे हैं, ताकि अगर आप ऐसा प्रिकॉशंस पहले से रखने का बताएंगे पोलाइट वे में, आप बता सकते हो कि मेरे बायर का रिक्वायरमेंट है ये, राइट, कि वो सॉर्टिंग ग्रेडिंग जो है वो चेकआउट करना चाहता है, तो सीसीटीवी फुटेज का क्लिपिंग हमको रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो आप सीसीटीवी फुटेज ले, क्योंकि बहुत सारे पैक्ड हाउस में आपको हाइजीनिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अंदर शायद नहीं जाने देते, लेकिन आपको आपके प्रोडक्ट का लिए सीसीटीवी फुटेज तो देना चाहिए। तो ये डिमांड आपको करना चाहिए ताकि आपको पैक्ड हाउस में कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। हालांकि मेजॉरिटी पैक्ड हाउस में ऐसा इश्यू नहीं होता, पैक्ड हाउस आर गुड, लेकिन इन सर्टेन पैक्ड हाउस ऐसा कंप्लेंट्स हम बच्चों की तरफ से रिसीव किए हुए हैं, इसलिए हम ये आपको शेयर कर रहे हैं कि आप ये चीज का ध्यान रखें। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो। फर्दर क्वेश्चन है, विच भगवद गीता इज बेस्ट टू रीड। जैसे दोस्तों आप जानते हो कि आई रियली लव द स्पिरिचुअल क्वेश्चंस। जो भी रिलीजन के स्पिरिचुअल क्वेश्चंस आते हैं आई रियली लव इट, और मुझे जो पता होता है मैं बेस्ट तरीके से आंसर देने का कोशिश करता हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट। मैं इसमें इतना एडवांस नहीं हूं, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट, राइट, कि मैं आपको अच्छी तरीके से आंसर दे सकूं। जहां तक दोस्तों भगवद गीता का सवाल आता है, कौन सी भगवद गीता बेस्ट है जो आपको रीड करनी चाहिए, तो भगवद गीता ना अलग टेम्परामेंट के हिसाब से अलग अलग भगवद गीता बनाई गई है। ऑथेंटिक भगवद गीता की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑथेंटिक जो नॉलेज है वो डिवाइडेड है इन द वे ऑफ योर टेम्परामेंट, योर लाइकिंग्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, क्या खाने में आपको सबसे ज्यादा पसंद है, आपके माइंड में कुछ इमेज आएगा, सोचिए क्या पसंद है, राइट। अब किसी को आया होगा कि उनको डोसा पसंद है, किसी के माइंड में आया होगा कि उनको पानी पूरी पसंद है, किसी को पाव भाजी पसंद है, किसी को पंजाबी खाना अच्छा लग सकता है, किसी को काठियावाड़ी खाना अच्छा लगता है। तो हर लोगों के माइंड में अलग अलग चीजें आ सकती है, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग बने हैं क्योंकि हम ये अलग अलग टेम्परामेंट के लोग हैं। हर 5 उंगली सेम नहीं होती है, इसलिए यहां पर भगवद गीता भी अलग अलग बनाई गई है। अब जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि बहुत सारी अलग अलग भगवद गीता अवेलेबल है मार्केट में। हो सकता है कि आपको 100 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार की भगवद गीता मिले, लेकिन दोस्तों हमारे शास्त्रों में 4 अलग अलग प्रकार की भगवद गीता बताई गई है। ये लोगों के लाइकिंग्स, लोगों के टेस्ट के हिसाब से चूज करनी है। सभी बढ़िया है, किसी कभी भी ऐसा नहीं हमको कहना है कि ये अच्छा है ये बुरा है। हाँ, अब हो सकता है कि मेरे को डोसा इडली ज्यादा पसंद हो, मेरा लाइकिंग्स वो हो, इसका मतलब ये नहीं है ना कि जिसको काठियावाड़ी खाना पसंद है वो बुरा पर्सन है। नो, जो काठियावाड़ी खा रहा है वो भी अच्छा है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, तो जैसे दोस्तों हम अच्छा भोजन खाते हैं हमको एनर्जी मिलती है, वैसे ही आप जो है अलग अलग आप नॉलेज लेंगे डिफरेंट मेंटर्स से, तो आपको अल्टीमेटली कृष्णा जी ही मिलेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, राइट। आपको पसंद डोसा है, खाओ डोसा दिल से। आपको अगर पसंद है पाव भाजी, खाओ पाव भाजी, ठीक है। ऐसा ही यहां पर है। तो मुख्य 4 प्रकार के संप्रदाय। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है मार्केट में आपको बहुत सारे भगवद गीता मिले, लेकिन जो ऑथेंटिक भगवद गीता है, जो कृष्णा जी बताए हैं, जो हमारे शास्त्र बताए हैं, उसको संप्रदाय नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? संप्रदाय। तो 4 मुख्य संप्रदाय है, ठीक है। यानी कि कृष्ण जी जो है ये खुद नॉलेज दिए हैं। अब जैसे कृष्ण जी ब्रह्मा को नॉलेज दिए है भगवद गीता का, राइट। ब्रह्मा ने वो आगे नॉलेज को फैलाया, राइट। अभी के टाइम पे जो ऑथेंटिक स्क्रिप्चर जो आपको स्टडी करने चाहिए, अगर आप बहुत इंस्पायर्ड है ब्रह्मा फिलॉसॉफी से, तो आपको माधवाचार्य जी को फॉलो करना चाहिए। वैसे ही कृष्ण जी ने लक्ष्मी जी को भी नॉलेज दिया हुआ है, जिनके अभी मुख्य आचार्य रामानुजाचार्य हैं, राइट। शिव जी को भी लॉर्ड कृष्ण जी ने नॉलेज दिया हुआ है। उनके ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स अगर आपको रीड करने हैं तो आप विष्णु स्वामी जी के स्क्रिप्चर्स रीड कर सकते हैं, राइट। वैसे ही ब्रह्मा जी के बच्चों को अलग से कृष्ण जी ने नॉलेज दिया है, जिसको कुमार संप्रदाय बोला जाता है। उनके जो ऑथेंटिक आचार्य है वो है निम्बाकाचार्य, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग संप्रदाय हैं
ये चारों ने एक प्रकार से आप कह सकते हो कि भगवत गीता का खूब नॉलेज बांटा हुआ है। चारों ने अपनी तरीके से, यानी कि जो कृष्ण जी ने नॉलेज दिया है उसी हिसाब से भगवान का ज्ञान, भगवत गीता के कमेंट्रीज दिए गए हैं और आप उसको पढ़ सकते हैं। अब यहां पर मेजर क्वेश्चन आपका आएगा कि सर इन चारों में डिफरेंस क्या है, राइट? क्या डिफरेंस है इन चारों में? देखिए दोस्तों, इसमें मोस्ट ऑफ दी चीजें कॉमन है, जैसे कि आपको कृष्ण जी को अचीव करना है, राइट? दैट इज द मोस्ट कॉमन थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आपको यह पता होना चाहिए कि आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो, राइट? आप एक शरीर नहीं, आप एक सोल हो, राइट? सो दैट इज ऑल्सो कॉमन नॉलेज। अब यहां पर जो है मैं आपको समझाता हूं धीरे धीरे, ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ये समझिएगा, ठीक है? जो आपके बिजनेस और लाइफ में बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा विद लॉर्ड शिव जी, ठीक है? तो जो कृष्ण जी ने शिव जी को नॉलेज दिया, जो शिव जी ने आगे फॉरवर्ड किया है, और ये जो परंपरा बनी, राइट, ये परंपरा बनी रुद्र संप्रदाय। तो चार मुख्य संप्रदाय हैं, राइट? तो इसमें जो शिव जी का जो नॉलेज कंटेंट वाला संप्रदाय है वो है रुद्र संप्रदाय। क्या संप्रदाय है वो? रुद्र संप्रदाय। अब रुद्र संप्रदाय है, उसमें खास करके अगर उसका मैं आपको क्रश पार्ट बताऊं तो उसमें यह बताया गया है कि यू शुड नॉट बी इमेजिनिंग द गॉड, ठीक है? आपको भगवान को आकार नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आपने बहुत सारे रिलीजन ऐसे देखे होंगे जहां पर भगवान को आकार नहीं दिया जाता, ठीक है? वैसे ही ये रुद्र संप्रदाय है जहां पर आपको बताया गया है कि आप भगवान को आकार नहीं दे सकते। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये कृष्णा जी पे विश्वास नहीं करते, वो मानते हैं कि कृष्णा जी है, लेकिन आप उनको आकार मत दीजिए, क्योंकि आपका वो एबिलिटी, आपका थिंकिंग एबिलिटी ये नहीं है कि कृष्ण जी को एक्चुअल जो है वो विजुलाइज कर सके। तो यहां पर भगवान को निराकार बताया जाता है, राइट? भगवान का आकार नहीं है, हालांकि कृष्ण जी हैं, लेकिन निराकार किस एंगल से हमारे लिए निराकार है? क्योंकि हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे। भगवान का अपीयरेंस है, वो मना नहीं कर रहे हैं, राइट? भगवान है, लेकिन यू शुड नॉट बी गिविंग देम एनी फॉर्म। भगवान को आपने आकार दे दिया, गलत किया, ठीक है? तो ये नॉलेज जो है ये बेसिकली जो इस टेम्परामेंट के हैं जहां पर वो भगवान को आकार नहीं देना चाहते, दे डोंट वांट टू गिव आकार टू कृष्णा। तो खास करके रुद्र संप्रदाय का भगवत गीता, जो रुद्र संप्रदाय के व्यू पॉइंट से लिखा भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, ठीक है? इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच थिंग। अब मैं पिकअप करता हूं श्री लक्ष्मी जी का संप्रदाय, जिसको हम श्री संप्रदाय कहते हैं, ठीक है? तो श्री संप्रदाय जो है ये भगवान को आकार देता है, ठीक है? यहां पर जो है भगवान को आकार दिया जाता है, लेकिन कृष्ण जी का केवल बाल स्वरूप है, जो किड स्वरूप है, छोटे कृष्ण जी, उनको ही पूजा में किया जाता है, उनको ही माना जाता है। एल्डर कृष्ण जी नहीं। कौन से कृष्ण जी? छोटे कृष्ण जी, ठीक है? तो यह मुख्य बात है श्री संप्रदाय का, जहां पर कृष्ण जी को एज ए किड के रूप में वर्शिप किया जाता है। अगर आपकी ऐसी फीलिंग्स है अंदर से कि मैं कृष्ण को एज ए बच्चा, एज ए किड रखना चाहता हूं, मेरा बच्चा है जैसे, ऐसा मैं ख्याल रखना चाहता हूं, ऐसा भाव लाना चाहता हूं, राइट? कि जहां पर मैं कृष्ण जी का पेरेंट्स बनूं, अगर ये आपका भाव है तो आपको श्री संप्रदाय फॉलो करना चाहिए, वेयर यू आर वर्शिपिंग द गॉड, और आप गॉड के पेरेंट हैं और आप भगवान का ख्याल रख रहे हैं। ये भी भाव नेचुरली काफी लोगों में मैंने देखा हुआ है ना, वो कृष्ण जी का अच्छी तरीके से पूजा सेवा करते हैं। अब बात करते हैं हम कुमार संप्रदाय की। तो कुमार जो है ये कौन है? तो ये छोटे छोटे जो बच्चे आप देख रहे हो कुमार, ये कुमार जो है और कोई नहीं लेकिन ब्रह्मा जी के बेटे हैं ये सब। अब कृष्ण जी ने जो है बच्चों को अलग से ट्रेनिंग दी गई है और उनका अलग से संप्रदाय बनाया गया है, ठीक है? ये कुमार संप्रदाय है। तो कुमार संप्रदाय में क्या होता है दोस्तों, कि जहां पर फीलिंग्स को शेयर किया जाता है पब्लिकली। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे होते हैं, राइट? उसको कहीं पर भी कुछ हो गया, दे डू शेयर। वो ऐसा मन में भाव नहीं रखते कि ये मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, दे डू शेयर। तो जो है वो प्रकट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप शायद मेल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका सोल जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, वो एक्टिवेट एकदम हो जाता है और उनको पता चल जाता है कि शी इज अ गोपी, ठीक है? तो आपके अंदर गोपी भाव आ जाता है और आपका कृष्ण के प्रति एक लव अट्रैक्शन बढ़ जाता है एकदम से। तो ये चीज क्या है, आप डिस्क्लोज कर देते हो लोगों को,
अब देखिए दोस्तों, मेरा जो टेस्ट है वो ब्रह्म संप्रदाय है और मैं ब्रह्म संप्रदाय के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब ये ब्रह्म संप्रदाय में सबसे पहले तो नॉलेज बेस्ड स्टडी में जिसको इंटरेस्ट है ये उनके लिए है। ठीक है, कुमार संप्रदाय इज गुड फॉर दोज जो फॉर एग्जाम्पल कोई गाना से अट्रैक्ट होते हैं, जिसको गाना में भाव आ जाता है, संगीत में भाव आ जाता है, स्पिरिचुअल, राइट, ये उनके लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन ब्रह्म संप्रदाय में ज्यादातर क्या है, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा जी बाय कंप्लीट डिटेल्ड नॉलेज, राइट। अब यहां पर नॉलेज की कमी नहीं है, राइट, ये नॉलेज में कमी बिल्कुल नहीं है, यहां पर भी फूल भर भर के नॉलेज पड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर गिरने का खतरा मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं श्री संप्रदाय को पिक करता हूं, राइट, तो जहां पर कृष्ण जी का बाल स्वरूप को वर्शिप किया जाता है। अब बाल स्वरूप को वर्शिप करने में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एल्डर कृष्णा जी को रिजेक्ट किया जा रहा है। अब एल्डर कृष्णा जी को अगर रिजेक्ट करे तो भगवत गीता का नॉलेज क्या होगा, राइट। सो भगवत गीता का नॉलेज वी कैन नॉट डिस्कार्ड, भागवतम का नॉलेज वी कैन नॉट डिस्कार्ड। ये रिस्क है, यहां पर एक खतरा है कि अगर प्रॉपरली फॉलो लक्ष्मी संप्रदाय नहीं किया जाए, राइट, तो नॉलेज में भयंकर कमी आ सकती है, क्योंकि ये आपका क्योंकि यहां पर आप कृष्ण जी को एक बच्चों के रूप में ही वर्शिप कर रहे हो। ठीक है, अब यहां पर जो रुद्र संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय में मेरे को रिस्क गिरने का यह लग रहा है कि जहां पर भगवान को मैं आकार ही नहीं दे पा रहा हूं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, भगवान का ना तो हाथ है, ना तो पैर है, ना तो मुंह है, ना तो भगवान का कुछ है ही नहीं। अब भगवान का कुछ है ही नहीं तो भगवान का कोई गुण भी नहीं है, राइट, और भगवान का कोई गुण भी नहीं है तो भगवान को क्यों ऑफर करे, क्यों भगवान को माने। मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट, फॉलो करना मेरे लिए। आई एम टॉकिंग फॉर अबाउट माई सेल्फ, मेरे को ये बहुत ही रिस्की और बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो रुद्र संप्रदाय से सक्सेसफुल बने हैं, राइट, लेकिन मेरे को ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अब कुमार संप्रदाय में मेरे को रिस्क ये लग रहा है कि जहां पर पूरा भाव से ही अट्रैक्शन हो रहा है कृष्ण जी के प्रति, गानों से अट्रैक्शन हो रहा है, वैसे गाने वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। अब यहां पर जो है भाव हर एक को प्रकट करना बताया गया है, लेकिन ब्रह्म संप्रदाय में यू शुड नॉट बी शेयरिंग योर भाव यहां पर आ सकता है आपका, कभी भी भाव प्रकट हो जाएगा, आप इसमें एडवांस में जाएंगे तो, लेकिन आपको अपना भाव जिक्र नहीं करना है। अब फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप लेडी हैं, ठीक है, अब मान के चलिए आप वुमन है, ठीक है, आपका कृष्ण जी के प्रति प्रेम एकदम डेवलप हो गया, तो आपके हस्बैंड का रिलेशन का क्या, राइट, क्योंकि वी कैन नॉट स्पॉइल द रिलेशनशिप विद एनीबॉडी, राइट। हम चाहते हैं कि आपका हस्बैंड भी डिवोटी बने, वो इस चीज को समझे। सो यहां पर क्या है, जो भी भाव प्रकट होते हैं छुपा के रखो, छुपा के रखो। ये ब्रह्म संप्रदाय है, राइट, ये ब्रह्म संप्रदाय है। सो आउट ऑफ ऑल द फोर मेरे को जो मेरे टेम्परामेंट से अच्छा लगा दैट इज द ब्रह्म संप्रदाय। आपको हो सकता है कि शायद श्री संप्रदाय अच्छा लगे, वो भी अपनी तरीके से अच्छा है। जैसे अब एक डायमंड है, ठीक है, उसके अलग अलग डायरेक्शन होते हैं, उसको लोग अलग अलग एंगल से देखता है, लेकिन है वो वही डायमंड, राइट। तो अगर मैं राइट से हूं तो मेरे को अलग से देखेगा, अगर मुझे लेफ्ट से कोई देख रहा है तो अलग से देखेगा, अगर बहुत बड़ा डायमंड है तो, राइट। तो यहां पर आप चेक करिए कृष्णा जी है, तो लोग वहां पर उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए तड़प रहे हैं, उसको जो डायरेक्शन से लोगों ने देखा वो आगे लोगों ने बताया। तो ये चीज है। तो जब भी आप भगवत गीता लें तो उसमें डिसिप्लिनिक सक्सेशन पहले रीड करें, आपको मिलेगा, राइट। आपको भगवत गीता अगर ऑथेंटिक आप कहीं पर भी उठाएंगे तो उसमें गुरु परंपरा होगा, राइट। तो उसमें देखिए कृष्ण जी, फिर ब्रह्मा जी, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है। यहां पर कुमार के बच्चों का चर्चा नहीं होगा, यहां पर लक्ष्मी जी नहीं आएगा, यहां पर शिव जी नहीं आएगा, राइट। तो आप चेक करेंगे तो जो आप शिव जी का संप्रदाय का पढ़ेंगे भगवत गीता को, तो यहां पर ब्रह्मा जी नहीं आएंगे, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर से गुरु परंपरा शुरू होता है। सो मेरा जो भगवत गीता फेवरेट है वो भगवत गीता एज इट इज है, राइट, जो मैंने यहां पर बताने का कोशिश किया गया है। और ये संप्रदाय है ब्रह्म माधव वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। तो ये ब्रह्म जी से नॉलेज फ्लो हुआ है, माधवाचार्य जी ने उसको आगे बढ़ाया हुआ है, आगे गुरु परंपरा बड़ी है। उसमें लास्ट में यहां पर लिखा गया है एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, ठीक है। तो इस्कॉन टेम्पल के फाउंडर आचार्य है वो ये है। ये देखिए ये सारे गुरु हैं, ये बहुत ही पावरफुल है, राइट, ये बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही पावरफुल है, लेकिन ये लोगों ने अपने मैजिक्स कभी पब्लिकली डिस्प्ले नहीं किए। अब आप देखिए दोस्तों, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब यूएस गए, उनके गुरु जी ने बताया था कि आपको फॉरेन में जाकर प्रचार करना है। वहां पर कोई कृष्ण डिवोटी नहीं था, कोई वैष्णव नहीं था, कोई धोती कुर्ता नहीं पहनता था। उसमें से उन्होंने 100 टेम्पल बना दिए। आज 800 से ज्यादा इस्कॉन टेम्पल है,
ऑलमोस्ट हर कंट्री में इस्कॉन के टेम्पल है। ये चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। ये सारे लोग जो डिसिप्लिनिक सक्सेशन में आते हैं, ये चमत्कारिक लोग हैं, लेकिन किसी ने भी चमत्कार नहीं बताया, क्योंकि अलाउड नहीं है चमत्कार यहां पर बताना। जहां ये दूसरे संप्रदाय में अलाउड है, जहां पर हो सकता है कि आपको मैजिक दिखाया जाए और मैजिक से अट्रैक्ट किया जाए कि ये देखो मेरे मुंह से सोना निकला है, ये देखो मेरा मकान जो है वो सोने का बन गया है, ये गोल्डन मकान बन गया है, देखो ये भगवान का लीला है, कृपा है। यहां पर केवल नॉलेज शेयरिंग अलाउड है। सभी लोगों वेर वेरी पावरफुल, वेरी मैजिकल। भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज जी भी इतने फेमस थे उस टाइम पे कि जहां पर ट्रेन, जब भी वो ट्रैवल करते थे तो पॉलिटिशियन उनकी ट्रेन रुकवा देते थे उनके मिलने के लिए, पैर छूने के लिए। ही वॉज वेरी वेरी पावरफुल इन इंग्लिश। उनका इंग्लिश इतना तेज और उतना पावरफुल था कि ब्रिटिशर्स और अंग्रेज जो उस टाइम पे थे वो भी बहुत इंस्पायर हो जाते थे इनके इंग्लिश से। और भक्तिवेदांत सरस्वती प्रभुपाद जी को आपको पता ही हुआ कि कितने बढ़िया किताब, कितने बढ़िया पुस्तक इनके अवेलेबल है। ठीक है, यहां पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, स्वयं भगवान लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जी खुद ये परंपरा में आए प्रैक्टिस करने के लिए, कलयुग में नहीं, लेकिन स्वयं कृष्ण जी है, वो हमको भक्ति सिखाने आए थे। ठीक है, उन्होंने भी अपना गुरु एक्सेप्ट किया क्योंकि वो परंपरा में आए थे, और आगे उन्होंने भी एंडोर्स किया। बाकी के जो भी यहाँ पर परंपरा में लिखे गए हैं वो गुरु आप कह सकते हो। ठीक है, गुरु परंपरा से आते हैं, वो भगवान नहीं है। भगवान यहाँ पर कृष्ण जी, और जो 22 में है लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जी, वो भगवान है। बाकी सभी लोग जो है वो गुरु परंपरा का सिस्टम से आए हैं। और ये क्यों भगवान है? क्योंकि ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है शास्त्र में। राइट, अभी जो भगवान आएंगे वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। अब का जो फर्दर आएगा इस डिसिप्लिनिक सक्सेशन में, वो कल की अवतार आएगा। कल की अवतार भगवान है, वो ऑलरेडी शास्त्र में डिफाइन किया गया है। लेकिन चिंता ना करें, अभी 4 लाख वर्ष का देरी है। ठीक है, अराउंड 4 लाख ईयर्स के बाद कल की अवतार का एंट्री होगा। वो भगवान है स्वयं, तो वो फिर आपको आगे डिसिप्लिनिक सक्सेशन में मिल जाएगा। आप दोस्तों जानते होंगे कि शिव जी आदि शंकराचार्य का रूप धारण करके ये नॉलेज को शेयर किया। फिर फर्दर क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड बी द बेस्ट बैंक डॉलर टू INR कन्वर्जन रेट फॉर इंडियन स्टार्टअप्स? देखिए दोस्तों, अगर मैं बेस्ट रेट कहूं विच यू शुड बी नेगोशिएटिंग एट द टाइम ऑफ योर करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपनिंग और EFC अकाउंट, वो 0.20 एट मैक्स टू मैक्स कह रहा हूं। ठीक है, इससे अब अगर आप कम करवा सकते हो तो और भी बेहतर है, लेकिन 0.20 से आप ज्यादा ना दे, फिर आपका नुकसान होगा। राइट, आपका फिर फायदा होगा नहीं, क्योंकि बैंक्स जो है काफी एक्सपोर्टर को 0.03% में भी दे रही है। राइट, काफी पुराने एक्सपोर्टर को तो एटलीस्ट 0.20 तो मिले आपको। फिर बैंक से ये बताओ कि भाई मेरा टर्नओवर होगा तो ये धीरे धीरे घटाना पड़ेगा आपको, अभी मैं 0.20 दे रहा हूं, उससे ज्यादा फिर बैंक मांग रहा है, तो फिर आपका चांस ऐसा होगा कि पैसा मिलने के बावजूद भी आपको कन्वर्जन के बाद आपका लॉस होगा। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि डॉलर टू INR रेट जो है 0.20 एट मैक्स बैंक को बता दो, बस ये मैं आपको कह सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। उससे कम करा सकते हो तो बहुत अच्छा है। अब यहां पर क्वेश्चन आ रहा है, हु इज द डियरेस्ट टू लॉर्ड कृष्ण जी? अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन यहां पर मैं पुट अप कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले हमारा थोड़ा डिस्कशन हुआ था एक क्लाइंट के साथ, वो बता दूं ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअली क्लाइंट ने मुझे ये पूछा था कि भगवत गीता में तो लिखा है कि जो मेरा प्रचार कर रहा है वो मुझे सबसे प्रिय है, और आप जानते हो कि कृष्ण जी को सबसे प्रिय राधा रानी जी है। तो कौन है, कौन आगे है? राधा रानी जी सबसे प्रिय है कृष्ण जी को, या जो प्रचार कर रहा है वो कृष्ण जी को सबसे प्रिय है? देखिए दोस्तों, भगवत गीता में कॉन्ट्रडिक्शन हो ही नहीं सकता है। हो सकता है कॉन्ट्रडिक्शन कहां हो सकता है? अपने नॉलेज में हो सकता है, अपने नॉलेज में कमी हो सकती है, लेकिन हम हमारा नॉलेज अगर अपग्रेड कर देंगे तो सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, कृष्ण जी ने बताया हुआ है कि जो प्रचार कर रहा है वो मेरा सबसे प्रिय है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचार किसने किया? किसने किया? वो राधा रानी जी ने किया है सबसे ज्यादा प्रचार। कुछ लोगों ने तो मुझे ऐसा भी बताया हुआ है कि राधा रानी जी तो एक वर्ड में ही बोली है, नॉट इवन स्पोकन अ वर्ड, प्रचार तो दूर की बात है। अब देखिए दोस्तों, हमारा माइंडसेट क्या है? हमारा माइंडसेट ऐसा है कि प्रचार का मतलब भाषण। ठीक है, ये एक वे ऑफ प्रचार है, ठीक है, लेकिन एक वे ऑफ प्रचार ये भी है जहां पर मन से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आपके लिए मैं दुआ दूं, राइट, कि आप आगे बढ़ो, आप सफल बनो, आपकी भक्ति बढ़े, आपको कृष्णा जी मिले, तो हो सकता है कि मैंने आपको बोल के नहीं बताया, लेकिन मैंने दिल से आपके लिए दुआ मांगा। यह भी एक प्रकार का प्रचार है, जहां पर आप लोगों के लिए दुआ मांग रहे हो। हर वक्त बताना जरूरी नहीं है कि मैंने आपके लिए दुआ मांगा।
आप बताते हो एवरी टाइम अपने फैमिली मेंबर्स को, जिससे आप क्लोज हो, आप उनके लिए मांगते हो, उनको आप ब्लेसिंग्स देते हो। वैसे ही राधा रानी जी का भाव, आपको पता है राधा रानी जी बहुत ही ज्यादा मर्सीफुल है, कृष्णा जी से भी ज्यादा। कृष्ण जी हमको पता है कि ही इज द मोस्ट पावरफुल, ठीक है, लेकिन राधा रानी जी इज द मोस्ट मर्सीफुल। अगर आपको कृष्णा जी के पास पहुंचना है ना, तो राधा रानी जी से आप बहुत फास्ट पहुंच सकते हैं, क्योंकि राधा रानी जी बता देगी ना कृष्ण जी को कि काइंडली आप इनको हेल्प कर दो, सपोर्ट कर दो, तो कृष्णा जी जो है मना नहीं कर पाएंगे राधा रानी जी को। इसलिए दोस्तों आपने कहीं जगह पे सुना होगा कि लोग राधे राधे बोलते हैं। वाई? क्योंकि वो राधे राधे से कृष्ण जी की तरफ पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस्कॉन फिलोसॉफी की तरफ आएंगे तो वहां पर मैंने ज्यादा डिवोटीज को हरे कृष्णा बोलते ही देखा है, क्योंकि जब भी हम इनवाइट करते हैं या हम किसी के पास चाहते हैं तो वी डू एक्सपेक्ट कि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में आए, ठीक है। सो हरे कृष्णा मेरे को एक अंदर से ज्यादा बेटर सूटेड लगा। हालांकि राधा राधे भी गलत नहीं कहना चाहिए, लेकिन हरे कृष्णा मेरे को थोड़ा सा ज्यादा और अच्छा लगा। सो कमिंग टू द क्वेश्चन कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कोई इसका कोई प्रूफ है क्या कि राधा रानी जी ने सबके लिए एक अच्छा भाव रखा, राइट, कि लोग कृष्ण जी को अचीव करें उसके लिए प्रे किया? उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ ही यह है चैतन्य महाप्रभु जी। अब चैतन्य महाप्रभु जी जो है वो राधा रानी के भाव से ही आए। जैसे मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई भूत गड़ जाता है और वो बोलता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये नहीं बोल रहा है, कोई भूत बोल रहा है, ठीक है। ऐसे ही कृष्ण जी के अंदर पूरे राधा रानी भाव आ गया था, ठीक है। तो ये राधा रानी जो प्रेजेंट करती है कृष्ण जी को वही है। अगर आप पूरा स्क्रिप्चर पढ़ोगे चैतन्य चरितमृत का, तो उसमें राधा रानी भाव ही प्रकट हुआ है, जहां पर राधा रानी जी ने कृष्ण जी का और कृष्ण जी ने राधा रानी का इंपॉर्टेंस बताया हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु और कुछ भी नहीं है लेकिन राधा रानी भाव है, जहां पर आपको राधा रानी जी के हेल्प से आप कृष्ण जी को अचीव कर सकते हैं, राइट। और बहुत सारी चीजें बताई गई। यानी कि दोस्तों आप ये समझिए कि एक भगवान को उनका भाव रिप्रेजेंट करने आना पड़ा, ठीक है। राधा रानी जी का क्या भाव है, क्या वो सोचते हैं, राइट, ये भाव बताने के लिए कृष्ण जी को स्वयं आना पड़ा। और पूरा इस्कॉन का फिलोसॉफी, प्रभुपाद जी का फिलोसॉफी, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का फिलोसॉफी इसी में ही बेस्ड है। यही बताया था अपने चैतन्य मंगल में अवतार था। हालांकि अवतार भी नहीं कहना चाहिए बिकॉज वो अवतारी कृष्ण थे, राइट, स्वयं कृष्ण थे। हालांकि इट वॉज केप्ट वेरी सीक्रेट। अगर इनिशियली आप उनका पूरा स्टडी करेंगे तो उन्होंने केवल जिनको जरूरत था वहां पर वो गए, राइट, और उनकी नॉलेज को कंप्लीट किया और उनको एडवांसमेंट में लेके गए। ज्यादा उन्होंने ये कभी फोकस नहीं किया कि मेरे को फेमस होना है, मेरे को प्रचार करना है। एकदम सिंपल लाइफ जिए, कहीं पर भी कुछ मटेरियल चीजें अचीवमेंट करने का कोशिश नहीं किया। डिसिप्लिनिक वे में आगे बढ़ने का बताया। और उन्होंने सबको अच्छा बताया कि आप जो कोई भी स्थिति हो, आप चाहे बिजनेसमैन हो, कोई जॉब करते हो, आप अपनी स्थिति में भगवान का नाम लेके आप आगे बढ़ सकते हो। महामंत्र जो है यहीं से जनरेट हुआ है, वैकुंठ का ध्वनि है। हालांकि महामंत्र स्क्रिप्चर्स में था पहले, लेकिन उन्होंने वो रीडिफाइन किया, बताया जो लोग भूल गए थे कि भाई ये महामंत्र आप क्यों भूल रहे हो, जो उपनिषद में है, राइट, जो उपनिषद में है। तो ये चीज उन्होंने बताया, उन्होंने बताया। और चैतन्य मंगल में आता है प्रसंग की जहां पर उनको पूछा गया था चैतन्य महाप्रभु जी को कि आपने इंडिया में तो महामंत्र फेमस किया, लेकिन इसको फॉरेन में कौन फैलाएगा, कौन जाएगा फॉरेन में? तो उन्होंने कहा था बिल्कुल चिंता ना करें, मैं मेरा सेनापति जरूर भेजूंगा और मेरा सेनापति आएगा, वो दुनिया भर में हरे कृष्णा का महामंत्र का फैलावा करेगा। उस टाइम पे प्रभुपाद जी का जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन इन्होंने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था कि मैं मेरा सेनापति भेजूंगा, वो सक्सेसफुल होगा पूरे दुनिया में, राइट, महामंत्र फैलाने में। आप चेक करिए दोस्तों, आप चेक करिए दोस्तों कि आज हम हैं तो हमको भी शर्म आता है कि हम धोती कुर्ता पहन के घर से बाहर निकलेंगे तो कैसा लोग बताएंगे, हम तिलक लगाएंगे तो कैसा फीलिंग होगा। अब ये अमेरिका में जाके, फॉरेन कंट्री में जाके, यूके में जाके, फ्रांस में जाके, जर्मनी में जाके, रशिया में जाके, राइट, ये बताना कि आप धोती कुर्ता पहनो और इंडियन संस्कृति को एक्सेप्ट करो, ये कोई छोटी बात है क्या दोस्तों, राइट। ये चमत्कार के बिना नहीं हो सकता, ये पावर्स के बिना नहीं हो सकता, ये स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना नहीं हो सकता। ये प्रभुपाद जी ने किया। इनके भाषण सुन के लोगों ने केवल तालियां नहीं बजाई, बल्कि वो लाइफ अपनाई, जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन संस्कृति है। इसलिए मुझे लोग पूछते हैं कि सर आपका फेवरेट एक्सपोर्टर कौन है? प्रभुपाद जी से बड़ा कोई एक्सपोर्टर है ही नहीं, जिन्होंने पूरा इंडिया का संस्कृति एक्सपोर्ट कर दिया फॉरेन में। इससे बड़ा कोई रिकॉर्ड अभी तक मैंने देखा नहीं है जहां पर लोगों ने अपनी संस्कृति अपना ली फॉरेनर से।
सो अकॉर्डिंग टू मी ही इज द बेस्ट एक्सपोर्टर। सो मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब भी पढ़ाता हूँ, इनको ध्यान में रख के पढ़ाता हूँ, इनकी जो स्ट्रेटेजी ऑफ वर्किंग है वो अप्लाई करने का कोशिश करता हूँ, इनमें से मैं सीखता हूँ और आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि ही इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर। अगर आप एक्सपोर्टर है ना तो आपके गुरु प्रभुपाद जी होने चाहिए। इनको स्टडी करना पड़ेगा आपको, इनकी टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी। ये मार्केटिंग कैसे की है, लीलामृत पढ़िए, प्रभुपाद की लीलामृत पढ़िए। लीलामृत में पूरा बताया गया है हाउ ही स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, हाउ ही अट्रैक्टेड द बायर्स, हाउ ही अट्रैक्टेड द फॉरेनर्स, राइट। फॉरेनर्स को अट्रैक्ट कैसे किए अपनी संस्कृति से, राइट। कैसे लोग माने इनको, कैसे लोग फॉलो किए, ये समझिए दोस्तों। आज मेरे पास बच्चे आते हैं, उनको बाहर कन्विंस नहीं हो रहा, बाहर कन्विंस नहीं हो रहा। ये देखिए पूरा जीवन कन्विंस कर लिया प्रभुपाद जी ने लोगों का, पूरा जीवन कन्विंस कर लिया। एक डील की क्या बात रही, जीवन कन्विंस कर लीजिए आप लोगों का। फर्दर क्वेश्चन लेते हैं, हाउ टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन इंप्रूविंग आवर वेबसाइट। हमारा वेबसाइट कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग कैसे रखें, तो इसके लिए दोस्तों बहुत फ्री प्रोडक्ट अच्छा आया है, वो है गूगल ऑप्टिमाइज। काफी इंप्रूव हो चुका है। यहाँ पर आप अपना वेबसाइट डाल सकते हो, बिल्कुल फ्री हो, और आपको गूगल की तरफ से इनपुट मिलते हैं, राइट, कि आपको क्या क्या चीजें चेंज करनी चाहिए। क्योंकि क्या है दोस्तों, जमाना चेंज हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेट, थोड़ा आउटलुक आपको चेंज करना पड़ेगा जमाना के हिसाब से। जो आप 10 साल पहले वेबसाइट बनाए थे वही आप अगर रखेंगे वो फॉर्मेट जमेगा नहीं, राइट। आपको चेक करना पड़ेगा क्या क्या नया चीज आ रहा है। यहाँ पर आप थोड़ा टेस्टिंग कर सकते हो, आप अपने बटन वगैरह चीजें चेंज करके थोड़ा चेक कर सकते हो कि ये चलेगा क्या, ये चलेगा कि नहीं। ए बी टेस्टिंग वगैरह सारा चीज होता है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज आप यूज करिए, अपने वेबसाइट को डालिए और चेक करिए कि कहाँ कहाँ इंप्रूव करने का जरूरत है। जब भी इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको सजेस्ट करे आप ये करिए, ठीक है। तो ये आपको बहुत फायदा दे जाएगा। फर्दर है हाउ टू कैलकुलेट AIDC इंपोर्ट ड्यूटी। अब देखिए दोस्तों, इंपोर्ट ड्यूटी का कैलकुलेशन तो ऑलरेडी मैं सिखाया हूं 1 to 20 वीडियो सीरीज में, लेकिन ये ड्यूटी थोड़ा नया आया हुआ है जिसका ड्यूटी स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। तो इसका इंपोर्ट ड्यूटी मैं आपको बता देता हूं कैसे कैलकुलेट करना। पहले समझिए AIDC क्या है, वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, ठीक है। तो ये सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में लगाए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसका इंपोर्ट ड्यूटी का कैलकुलेशन हम करते हैं। मान के चलिए कि एसेसिबल वैल्यू किसी प्रोडक्ट का 1 लाख है। ये आप समझ सकते हो कि एक प्रकार का CIF है, ठीक है। प्रोडक्ट यहां पर आया, 1 to 20 वीडियो सीरीज देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो 2.5% है। देखिए दोस्तों, आप जैसे जानते हो कि आइसगेट के वेबसाइट में आप ड्यूटी स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो कि मेरे प्रोडक्ट में कितना BCD लगेगा, कितना सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा, कितना IGST लगेगा, AIDC, राइट। ये सारा चीज पता चल जाएगा। तो सिंपल है, BCD अगर 2.5% है तो क्या आंसर आएगा, 102500, ठीक है। अब ये जो 2500 है इसको मार्क करते हैं हम A, राइट। वाई हम इसको A मार्क करते हैं क्योंकि हमें आगे इसका यूजेज आएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब AIDC यहां पर आपको कैलकुलेट करना है विच इज 2.5%, ठीक है। तो ये जो 62.5 आया हुआ है इसको हम टोटल करेंगे तो आएगा 102,562.5। अब ये जो 62.5 है ना, इसको हम मार्क करेंगे B, राइट। यानी कि दोनों आंसर को हम अलग कर देंगे, क्योंकि जो आपका कैलकुलेशन होगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज वो A+B के कॉम्बिनेशन के ऊपर होगा। ये आप चेक करिए, दैट मींस 10% ऑन A+B, यानी कि 2562.5। ये डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया गया है 10% ऑन 102562.5, ऐसा नहीं है। ये 10% कैलकुलेशन किया गया है किसके ऊपर, A+B के ऊपर किया गया है, यानी कि BCD और AIDC के ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है। इसका जो आंसर आएगा वो है 102818.75, और इसके ऊपर हम 18% GST लगाएंगे तो आएगा 18057.37, और इसका टोटल जो है वो आएगा 121326.12। देखिए दोस्तों, थोड़ा आपको पेपर पेन लेना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि मैं जो बता दे रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, बिना कैलकुलेशन करे कैसे समझ में आएगा आपको। थोड़ा आप पेपर पेन लीजिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो यहां पर जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी हमारा आया 21,326, क्योंकि AV जो है वो हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू था, इसके ऊपर हमने इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट किया तो इतना हमारा फाइनल ड्यूटी मिला के, राइट, इतना वैल्यू आया। तो अल्टीमेटली इतना हमको ड्यूटी सरकार को भरना पड़ेगा। सो आई होप ये आप समझ चुके होंगे कि AIDC को कैलकुलेट कैसे करना है। और भी कोई इंपोर्ट ड्यूटी के रिलेटेड कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, आपको इंटरनेट से कहीं जवाब नहीं मिल रहे हो, कोई भी आपको टेक्निकल क्वेरीज हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड, और डिटेल में आपको चीजें जानना हो, क्योंकि देखिए दोस्तों, गूगल में आपको जनरल इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको पर्सनलाइज सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। नो डाउट आप गूगल में मेहनत कर रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, लेकिन आपको मेंटरशिप चाहिए होगा,
राइट। सो मेक श्योर कि आप अगर कोई डाउट क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछे, थोड़ा अपनी तरीके से रिसर्च करके पूछे, क्वालिटी क्वेश्चन आएगा तो और मजा आएगा, मैं आपको और डिटेल से समझा पाऊंगा। बेसिक पूछेंगे तो भी मैं मेरी तरफ से हेल्प करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।